नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने पेश किया धन्यवाद प्रस्ताव। कहा, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के सपने साकार करने के प्रयास करेगी सरकार। सदन को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष से मांगा सहयोग। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठा पेयजल संकट का मुद्दा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी जताई गंभीर चिंता। प्राथमिकता के आधार पर जल संकट पर अल्पकालिक चर्चा किए जाने को लेकर जताई सहमति। सभापति ने शून्यकाल में उठाए मुद्दों पर सरकार को दी लिखित जवाब देने की सलाह। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 और विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में रखा आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019। नए विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव। भविष्य में छोटे बड़े सभी चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में करारी हार के बाद पार्टी प्रमुख मायावती का ऐलान। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी की सभी जिला समितियां की भंग। और बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। इलाज के उपायों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। दिमागी बुखार से बिहार में अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत। और खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी। लोकसभा में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी सांसद हिना गावित ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी सांसद संपतिया उइके ने प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा में प्रस्ताव केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने पेश किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता की चर्चा की। प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि देश के लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए मतदान किया। The youth of India would have ample opportunities to express their abilities and to fulfill their dreams, where the women would have free access to, women would feel secure to pursue their career and interest and live a life with dignity and honor. It would be an India free from terrorism, communalism, casteism, corruption, nepotism, starvation and exploitation. हर बच्चे को अधिकार है बिजली का, हर महिला को अधिकार है गैस सिलेंडर का। इन्हीं बातों के कारण लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया और 282 से 303 की संख्या आज हमें इस देश ने दी। This Sarkar has developed a new syndrome which may be called a political plagiarism. It's a government that may be called compliment addicted government. Earning compliment by manipulating the facts. Because a lot of farm laborers are craving for job opportunity because there is no water, there is no irrigation water. That is why, especially in Tamil Nadu, people are suffering. Especially the Delta people, they are suffering for want of Kaveri water.
this government is destroying institutions. Madam, there is cultivation of hate in this country. Kashmir has been mishandled. Only in this year, 88 civilians have died in Kashmir. That is not mentioned. वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से लेकर मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सकारात्मक रुख अपनाने की सलाह दी। ये चर्चा कल भी जारी रहेगी और बुधवार को सदन में प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के बीते 5 सालों के दौरान किए गए कामों के साथ अगले 5 सालों में होने वाले कामों के बारे में सदन में उन्होंने जानकारी दी। किसानों को आय दुगनी होगी 2022 तक, ये हमारा संकल्प। हर गरीब को पक्की छत मिलेगी, ये हमारा संकल्प। हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा। हर गरीब को अब खुले में शौच नहीं जाना होगा, सबको टॉयलेट का प्रावधान किया जाएगा। हर को वाटर कनेक्शन, ड्रिंकेबल प्योर वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। गंगा की धारा को अविरल रखा जाएगा। न महिला पढ़ी इन 5 साल में और न महिला इस देश की बची, और बच्ची भी नहीं बची। जितने बलात्कार छोटी बच्चों के इस 5 साल में देखने आए, कभी सुने नहीं थे और देखे नहीं गए थे। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 के बाद तो उसकी रिपोर्ट ही आना बंद होगी। हमने अधिकतर 9 से 10 ऐसी सरकारी एजेंसियां देखी हैं जो हर साल रिपोर्ट छापती थी, चाहे वो सरकार के पक्ष में होती थी, सरकार के खिलाफ होती थी। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के श्रीमुख से जो बातें कहलवाई हैं, जो योजनाओं की चर्चा की है, उन योजनाओं का आकार हमारे देश के आकार से भी ज़्यादा बड़ा है और हमें लगता नहीं कि वे धरती पर सब उतर पाएंगे। अगर उतर जाएं तो देश स्वर्ग बन जाए। हालांकि ये मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए तो उसे सोने की चिड़िया बना ही दिया इन्होंने, वो अलग बात। The central government owes thousands of crores of rupees to Tamil Nadu. Every time the ministers come to Delhi, the chief minister come to Delhi, the deputy chief minister comes to Delhi, and the other ministers also visit Delhi. They meet the ministers, they meet Prime Minister, Finance Minister, everyone, and they are pleading that the amount should be sent as early as possible. If it is not given at the earliest, what will happen is the implementation of the schemes will definitely suffer. सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सोच पहले ये सोच थी लेकिन कोई समझता नहीं था ये संभव है, लेकिन ये हो गया। इसके बाद जो सरकार की सोच आई है कि हर एक घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ेंगे, हर एक घर को नल का जो जल देंगे, ये भी बहुत अच्छी सोच है। But sir, in spite of all the things the governments are doing, then why after 72 years of independence, farmers in this country are committing suicide? If you refer to the figures, sir, the upsetting figure of more than 3 lakh farmers suicide in last decade. That means average, every year 15,000 farmers are committing suicide in this country. Why? The country today, 40% of the country is without water, without rain. Too many cyclones during the past 5 years. President did not mention anything about that. गवर्नेंस के इश्यूज मैटर करें या ना करें, बेरोजगारी विकराल है, लेकिन फिर भी आप तसल्ली से जीत रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आएगा। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर युवाओं को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अगर आपका असंगठित क्षेत्र ब्लीडिंग रहेगा, अगर आपकी किसानी संकट में रहेगी, तो कतई आप जो कहते हैं ना कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ना जाने कहां से सोच रहे हैं सर। पहाड़ से इतनी 300-400 स्पीड किलोमीटर में पानी बह के आता है कि सारे घर जमीन इरोशन करके ले जाता है सर।
तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को हर समय वहां से लोग अनुरोध कर रहा है कि इस समस्या को नेशनल प्रॉब्लम के हिसाब से मर्यादा देके टेक्निकली फाइनेंशियली कैसे कर सकता है, आसाम के लोगों को मदद करना है, आसाम की इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यदि आंख बंद करके देखा जाए, यह मत देखिए अपनी अवधारणाओं के आधार पर मत देखिए, इस सरकार ने 14 से लेकर आज तक यदि किसी के लिए काम किया है तो कौन है? भूमिहीन लोग, गृहविहीन लोग, दिए और लालटेन में पढ़ने वाले बच्चे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि फसल, किसानों की फसल दुगुनी होगी, लेकिन कैसे दुगुनी होगी फसल, इसके संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उसकी जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नोटबंदी से कितना लाभ हुआ, शासन को, प्रशासन को कितना पैसा आया, कितना काला धन आया, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। एक सुई के नोक के बराबर भी काला धब्बा श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर या किसी पर लगा नहीं। 5 साल बीत गए। 5 साल की जो सरकार थी श्री नरेंद्र मोदी जी की, वह इसी आधार पर थी कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर जो भी मेंबर होता है, जो भी मंत्री होता है, वो संविधान की शपथ लेकर वो बोलता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। पार्टी की फिलॉसफी अलग हो सकती है, पार्टी का सोच अलग हो सकता है, लेकिन एक बार सरकार में आ गए तो सरकार ने बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ही आगे चलना चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सरकार को राज्यसभा के सदस्यों की ओर से शून्यकाल के दौरान और विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर लिखित जवाब देने की परंपरा बनाए रखने का सुझाव दिया। सभापति ने जोर देकर कहा कि सदस्यों की ओर से उठाए गए मामले गंभीर प्रकृति के होते हैं और संबंधित मंत्रालय की ओर से उनका जवाब दिया जाना चाहिए। That the 0-hour submissions made in the House and special mentions made in the House, the members subsequently are not getting replies. This has been the practice of the House. You need not give instant reply because that's not expected. Minister should respond to this in writing to the honorable members. You have raised this issue. You have raised the issue. This is the response. Like that, you have to inform them. So I suggest to the Minister, Parliamentary Affairs, as well as to the Leader of the House to discuss with the concerned and see to it that hereafterwards the replies reach members within a period of 30 days. Otherwise, it will be taken notice, and then we have to think about what is the alternative, etc. I am trying to be. सभापति ने कहा कि शून्यकाल में तत्कालिक और विशेष मुद्दे उठाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन सांसदों को विषय उठाते समय विवाद और राजनीति से बचना चाहिए। सभी सदस्यों को स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। I am trying to be liberal with regard to admitting 0 hours because most of the issues are current issues agitating some section or some region of the country or some people. That being the case, and we are liberal, if we convert it into controversy or political, that the end result will be that nothing is going to be achieved, and unnecessarily the issue will have issue will be ignored or forgotten. Please keep this in mind and see to it, follow the procedure and also the precedents. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने सरकार से कई अहम सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर रक्षा तैयारियों से समझौता नहीं करेगी। सेना के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी डिफेंस बजट पर हम खर्च कर रहे हैं, चाहे कैपिटल हो अथवा रेवेन्यू हो,
हम इस बात का कि प्रिकॉशन लेते हैं पूरी तरह से कि हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आने पावे, उसके कारण उसमें कोई कमी ना आने पावे। केवल बजट की कमी के कारण मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में हम भारत के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वहीं एक पूरक प्रश्न के सवाल पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा नदी की सफाई का काम चल रहा है, 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2014-15 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्थापित करके, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का इसके लिए जो फंड एलोकेशन किया गया था, जो गतिविधियां प्रारंभ हुई है, ये तय है कि गंगा की शुद्धि बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। उन 298 परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष परियोजनाओं पर त्वरित गति से काम चल रहा है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल के जवाब में बताया कि देश में कोयला का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के विस्तार के चलते इसकी मांग भी बढ़ी है। Demand has also increased. If the production has not increased, today we are importing around 235 million ton of coal, both coking and non-coking put together. If the production would not have been increased, it would have been almost more than 350 million metric ton. So the compound average growth as far as the domestic production is concerned, if it is taken from 2013-14 to 2019, it is 4.64. वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन को बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में 2020 से BS6 को अनिवार्य किया जा रहा है। Is the pollution related to vehicles? Modi government has taken a decision that we will go into BS standard 6 per fuel in 2020 all over the country. Already in Delhi we are getting it. राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। इस दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया ने जल संकट का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी सांसद रेवती रमन सिंह और बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने भी इस मुद्दे को सदन के सामने रखा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी पेयजल संकट पर गंभीर चिंता जताई और इस मामले पर सदन में प्राथमिकता के आधार पर अल्पकालिक चर्चा का सुझाव दिया। पानी के बिना सब मुश्किल ही मुश्किल है, इसलिए पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए और मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उनने जल शक्ति मंत्रालय गठित किया है। अब जल शक्ति को वास्तव में उपयोग करते हुए और ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए जो कि पानी की समस्याओं के बारे में, नदियों के पानी के उपयोग के बारे में उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में और मध्य क्षेत्र में ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट बनाए जो नदियों को जोड़ने के लिए हो और उसके माध्यम से जो हमारा अतिरिक्त पानी है उसका उपयोग हम अपने पीने के पानी के लिए, कृषि के लिए कर सकें। आज पूरे देश में पानी का संकट इतना गंभीर हो गया है कि आने वाले दिनों में भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि कई शहरों में पानी का स्रोत भूतल सूख जाएगा, पानी रहेगा ही नहीं। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार से निर्देश दें आप कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और पानी की समस्या का समुचित हल निकालने का। धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है सभी सदस्यों को, जो हफ्ते में हम लोग एक बार कार अटेंशन या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लेते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया भर में समस्या है हमारे देश में, इसलिए आप सब लोग आपस में बात करके एक नोटिस दिए तो मैं उसको एडमिट करने के पक्ष में हूँ। आप लोग तय करके डिसाइड करिए, प्रायोरिटी आप लोग तय करना। आनंद शर्मा जी ऑल्सो इज हियर, देन the other TMC members
and others who have given notice in the morning. As I suggested, it's a very important issue about the drinking water or water shortage across the country. So I suggest it is your prerogative to give notice of any issue. But as we discussed the other day in Business Advisory Committee, while giving priority, this issue can be given priority as far as the drinking water is concerned, because alarmingly in different states, there is no question of south, north, east, west or anything, the groundwater levels are depleting. And rains are also not adequate, and we are not preserving, as somebody has said today, it is not that rain is not coming, we are not preserving the rains, and we are not maintaining the traditional water ponds. So that being the case, I hope that the people who give the notice and readers, they will see to it that this one will be given priority. Then another observation is that, please. This is a very serious matter, and many members have given notices. We want this to be discussed. If the Honourable Chairman allows and the government agrees, we can have a special discussion dedicated, a short duration discussion on the acute water scarcity and the fears of the drought in the country. I agree. वहीं लोकसभा में आज 3 अहम विधेयक पेश किए गए। इनसे जुड़े अध्यादेश के जरिए इस मामले में तुरंत कानून बनाए जाने की वजहों को दर्शाने वाला विवरण भी किया गया। सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 रखा गया। नए बिल में जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से उनके नाम के सम्मुख आज के कार्यसूची में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए अनुमति चाहता हूं। इसके अलावा आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किया गया। साथ ही वो आधार और अन्य विधियां संशोधन अध्यादेश 2019 के जरिए इस मामले में तुरंत कानून बनाए जाने की वजहों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश किया गया। आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का उल्लंघन होता है। I beg to move for leave to introduce a bill to amend the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Services Act 2016 and further to amend the Indian Telegraph Act 1985 and the Prevention of Money Laundering Act 2002. Sir, the bill violates the Supreme Court judgment dated 26th of April 2018. The second ground is the bill allows private entities to hold Aadhaar data, whereas the Supreme Court has specifically directed all Aadhaar agencies to delete Aadhaar authentication data. What the Supreme Court said, you are coming by the rules or by a circular. Don't come by a rule or circular, come by law. Therefore, those two amendments are there. And sir, I want to just ensure there is no mandatory compliance. SIM card can be taken either by Aadhaar or any other document. The same is the case of money laundering. वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। Speaker sir, with your kind permission, I move for leave to introduce a bill to amend the Special Economic Zones Act 2005. Also to introduce the bill. और अब बात सियासत से जुड़ी हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीएसपी आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले अपने बूते पर ही लड़ेगी। मायावती ने ये बात ट्वीट करके कही। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि ये जग जाहिर है कि सपा के साथ सभी पुराने गिले शिकवों को भुलाने के साथ साथ साल 2012 से 17 में सपा सरकार के बीएसपी और दलित विरोधी फैसलों, प्रमोशन में आरक्षण विरुद्ध कार्यों और बिगड़ी कानून व्यवस्था को दरकिनार करके देश और जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरह से उनकी पार्टी ने निभाया। लेकिन आम चुनाव के बाद सपा का व्यवहार बीएसपी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके बीजेपी को आगे हरा पाना संभव होगा, जो संभव नहीं है। इसलिए पार्टी और मूवमेंट के हित में अब बीएसपी आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले अपने बूते पर ही लड़ेगी।
बात कांग्रेस की करते हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी में है। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में पार्टी की सभी जिला समितियों को भंग कर दिया है। कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू को पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन के फेरबदल का प्रभारी बनाया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी के प्रभारी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एस जयशंकर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया और कानून को और सरल बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार पासपोर्ट आपके द्वार की नीति पर काम करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट केंद्र बनाएगी। विदेश मंत्री ने 7वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर आज कहा कि उनके मंत्रालय ने प्राथमिकता देते हुए ई पासपोर्ट के पक्ष में प्रस्ताव दिया है, ताकि भविष्य में एडवांस्ड सुरक्षा सुविधाओं वाला पासपोर्ट तैयार किया जा सके। विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने दूतावासों और पोस्टल सेवाओं को पासपोर्ट सेवा केंद्रों से जोड़ने का काम जल्द ही पूरा करने की बात कही है। और अब खबर देखते हैं बजट से जुड़ी हुई। आकार के हिसाब से भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर है, लेकिन करीब एक दशक की अच्छी रफ्तार के बाद इसकी विकास दर में अचानक ब्रेक लग गया है। अब जब मोदी सरकार साल 2019 के लिए पूरा बजट लाने की तैयारी कर रही है, इस सेक्टर को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जाए तो विकास की धुरी है। इस सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश में करीब 3 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस साल मई के महीने में तो यात्री वाहनों की बिक्री में 20.6% की गिरावट देखने को मिली। इतनी गिरावट पिछले 18 महीनों में नहीं देखी गई थी। घटती मांग के चलते कई कंपनियों को अपने उत्पादन में कटौती भी करनी पड़ी। अब ऑटो सेक्टर की कंपनियों की मांग है कि सभी तरह के वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को 28% से कम करके 18% किया जाए। As we go along next year, we are also facing the prospect of moving to the BS6 emission norms. There are new safety norms coming up, which is going to raise the cost of vehicles even further. So at this point of time, I think the industry feels the pinch of being classified in the top bracket of 28% of GST. So we feel that at this point of time, the government needs to come out and support the industry very urgently. ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग है कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए पूरी तरह से तैयार वाहनों के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी को 25% से बढ़ाकर 40% किया जाए। India is real, and specifically on the auto sector, India has become the hub of small car manufacturing. It has become the hub for three-wheeler manufacturing, and definitely a hub for two-wheelers and commercial vehicles. But what is important is a long-term thought-out policy for automotive. We have often seen a lot of statements coming out of various wings of the government which unsettle the auto industry and which therefore discourage a long-term investment policy for the auto sector. भारतीय ऑटो और उनसे जुड़े हुए अन्य मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का आकार साल 2026 तक बढ़कर $251 बिलियन का हो जाएगा। इस उद्योग को स्किल्ड लेबर और शोध और अनुसंधान की हमेशा जरूरत रहती है, लेकिन साथ ही ये बड़े पैमाने पर निवेश भी आकर्षित करती है और सबसे बड़ी बात कि ये रोजगार के मौके पैदा करती है। जब अर्थव्यवस्था में ऑटो उद्योग का इतना बड़ा योगदान है, तो आशा की जा सकती है कि सरकार इस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं करेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।